हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि यूपीएससी 2024 को ध्यान में रखते हुए टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का हमने जो टेस्ट स्टार्ट किया है उसका आज 9 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में अगर देखे होंगे तो उसमें हम जैसे कि पिछले एपिसोड 8 था उसमें भी इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसी तरह जो यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स एग्जाम के समय तक हम यूपीएससी के जितने भी सिलेबस है, ठीक है, जो प्रीलिम्स व्यू से है उन सभी सिलेबस के प्रीलिम्स क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे। और पीवाईक्यू जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, वो भी क्वेश्चन हम इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं 2024 के एग्जाम तक। ठीक है, तो अभी से हम 2024 तक के एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाए हैं, तो इस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़ने की कोशिश करें, जिससे आपका भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आज क्या कहता है कि निम्नलिखित, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अरब सागर की शाखा जो है कि वृष्टि छाया के अंतर्गत आते हैं। तो वृष्टि छाया सबसे पहले किसे कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए कि वृष्टि जहां पे वर्षा न होती हो। ठीक है, जहां पे वृष्टि वह क्षेत्र होता है जहां पे वर्षा नहीं होती, यानी कम होती है वर्षा। ठीक है, तो क्या है कि जो अरब सागर की जो शाखाएं हैं, यानी अरब सागर से जो मानसून जाती है, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है इसमें से कौन कौन क्षेत्र जो है वह वृष्टि छाया के क्षेत्र में आता है। तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि जैसे कि ये पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी घाट है, तो इन सभी की स्थिति के बारे में आपको बता दूं कि मंगलोर के ये है पोजीशन, ये महाबलेश्वर है और ये मंगलुरु है। ठीक है ना, और नीचे तक है ये। उसी प्रकार पुणे जो है, पुणे का क्षेत्र यहाँ पे है, बेंगलुरु का क्षेत्र यहाँ पे है। ठीक है, और क्या कहते हैं गोकाक का क्षेत्र भी यहीं पे है। तो क्या है कि ये जो पश्चिमी घाट है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि जो हमारी जो दक्षिण पश्चिम मानसून आती है वह टकराती है और सीधे आगे की ओर बढ़ जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में हल्का हल्का बारिश की बूंदें जाती है, यानी जो हल्का हल्का बारिश होती है। तो ये जो क्षेत्र है क्या है, ये क्षेत्र वृष्टि छाया का क्षेत्र पड़ जाता है और ये क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। यानी जो कौन है मंगलुरु और जो महाबलेश्वर है यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। लेकिन क्या कह रहा है कि वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत, तो यानी गोकाक हो गया, पुणे हो गया, मंगलुरु हो गया, इन सब क्षेत्रों में क्या होगा वृष्टि छाया क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा 1, 2, 4 ऑप्शन मेरा सी है, इसलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि मानसूनी वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मानसूनी वर्षा, तो कह रहा है कि पहला जो स्टेटमेंट है कि छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही है। अगर मानसून के बारे में अगर पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल सही है कि जो छोटा नागपुर का पठार है वहां पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से वहां पे वर्षा होती है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से होती है। तो ये गलत है। अरब सागर से ज्यादा वर्षा जो होता है बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, राजस्थान में, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है गलत है, क्योंकि राजस्थान में कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक अरब सागर की शाखा से होती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अरब सागर की शाखा की जो मतलब वर्षा होती है, मानसून जाती है, वह अरावली पर्वत, राजस्थान में अरावली पर्वत जो है समानांतर होने की वजह से वो वहां पे टकराती नहीं है और आगे की ओर चल जाती है। लेकिन क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है वह आगे से टकरा करके, यानी हिमालय पर्वत से टकरा करके वापस जब आती है तो राजस्थान में वर्षा कराती है। इसलिए यह स्टेटमेंट मेरा गलत है। उसके बाद कह रहा है कि मेघालय के पठार के उत्तर में स्थित गुवाहाटी में 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यह वृष्टि छाया के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि मेघालय पठार होने की वजह से यहाँ पे वर्षाएं टकरा जाती है और मेघालय में वर्षा हो जाती है। लेकिन असम के जो गुवाहाटी है वह वृष्टि छाया के क्षेत्र में पड़ जाता है। इसके लिए तो कह रहा है सही कौन है, तो 1 और 3 मेरा सही है, इसके लिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमें क्वेश्चन को ज्यादा समझ में आएगा और अच्छे से हम कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन और हम 20 देखते हैं। कह रहा है कि आरटीसीजेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। ठीक है, जिसमें पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है क्या कि यह जब भारत के ऊपर होता है तब हिंद महासागर में निम्न वायुदाब की स्थिति होती है। तो आपको बता दूं कि जब भारत के ऊपर होगा तो भारत के ऊपर क्या होगा कि निम्न दाब, यानी भारत के ऊपर, यानी आईटीसीजेड एकदम गर्म होता है,
जहाँ पे RTC-Z होता है वहाँ पे सूरज की किरणें जो होती है सीधी पड़ती है। तो कह रहा है कि भारत की जब ऊपर होगा, ठीक है, तो यानी भारत के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे अधिक क्या होगा, मतलब गर्मी होगा। गर्मी होने की वजह से यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, तो हिंद महासागर में क्या होगा, उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा ना। तो इसलिए ये गलत हो गया मेरा स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि इसके हिंद महासागर के ऊपर होने पर भारत में मानसून के लिए अनुकूल दशा उत्पन्न होती है। ये भी गलत है। कैसे? तो निम्न दाब का क्षेत्र तो हमेशा जो वर्षा होती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर होती है। तो कह रहा है कि हिंद महासागर के ऊपर होने पर भारत में मानसून के लिए अनुकूल दशा होगी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में तो उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, हिंद महासागर में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा, तो कैसे यहाँ पे वर्षा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये गलत हो गया, अनुकूल नहीं है, ठीक है। भारत में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनने होने की वजह से और हिंद महासागर में अधिक वायु दाब के क्षेत्र होने की वजह से भारत के लिए मानसून का अनुकूल दशा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो मेरा जो इसका सही आंसर क्या हो गया, न तो 1 होगा न तो 2 होगा, यानी इस तरह से ये आंसर हो गया मेरा डी, ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम इस हिसाब से बताते हैं जिससे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि भारतीय मानसून के संदर्भ में फ्लोन, ठीक है, फ्लोन के मत के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्लोन के जो मत के अनुसार क्या कह रहा है, तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून विषुवतीय पछुआ पवन का भारत में प्रसार है, ठीक है। तो ये जो हम बात देखते हैं कि जैसे कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है विषुवतीय पछुआ पवन, ठीक है, सही कह रहा है, नहीं है। तो यहाँ पे तो ये सही हो गया कि पछुआ पवनों का ही तो प्रसार है, नहीं दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है पछुआ पवन जो हमारे नीचे की तरफ बनता है, जो विषुवतीय पछुआ पवन का, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि स्टेटमेंट बी कह रहा है क्या, कि ऑप्शन बी कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का विस्तार है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, तो ये गलत है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का विस्तार नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवन विषुवतीय पछुआ पवन के उत्तर की ओर मतलब ढकेलने हो गया है कि कार्य करती है, ये बिल्कुल सही है, तो यानी सही नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। उसके हिसाब से कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप धारवाड़ संरचना के बारे में पढ़े हैं, तो वहाँ धात्विक खनिजों के लिए जो महत्वपूर्ण है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। धारवाड़ संरचना, जैसे कि भारत में कई सारे संरचना है कि आर्कियन संरचना हो गया, धारवाड़ संरचना हो गया, कुडप्पा संरचना हो गया, विंध्यन संरचना हो गया, ठीक है, गोंडवाना संरचना हो गया, दक्कन ट्रैप संरचना हो गया। तो उसी में क्या है कि धारवाड़ संरचना की जो मुख्य धात्विक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है, और विंध्यन संरचना अधात्विक के लिए ये भी सही है, यानी दोनों मेरा स्टेटमेंट सही है। इसमें कह रहा सही पूछ रहा है, तो ये मेरा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि कह रहा है कि भारत में मानसूनी वर्षा के वितरण एवं विषमता को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन से शामिल है। तो आपको बता दूं कि जो भारत में वर्षा होती है या विषमता का प्रभाव पड़ता है, उसमें जितने भी कारक दिया गया है ज्योग्राफिकल कारक, वह सभी कारण होना चाहिए। तो ये स्थलाकृति है, बिल्कुल ऊंचाई है, ढाल है, समुद्री से दूरी है, मानसून की सक्रियता की अवधि है, ये बिल्कुल पूरे आंसर। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरे का पूरे आंसर लगाना चाहिए, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत की जलवायु के संदर्भ में, भारत की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि चेन्नई में लौटते हुए मानसून से अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोमंडल तट है, ठीक है। कोरोमंडल तट में यानी लौटती हुई मानसून जो, ठीक है, से वर्षा होती है, आपको मालूम होना चाहिए। तो जो ठंडी की ऋतु के समय में जो चेन्नई में वर्षा होती है, यानी तमिलनाडु में, तो जो लौटती मानसून होती है ना, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है उसे। तो वो जो होता है कि वो उस समय क्या होता है कि कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल तट के चेन्नई के अंतर्गत आता है, ये तो बिल्कुल सही है ना। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन 2 देखते हैं कि भारत में केरल राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद राजस्थान में वर्षा की कमी का कारण अरावली पर्वत का लंबवत होना है, लंबवत नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया, लंबवत नहीं, समानांतर, क्या समानांतर होता है ना, ये इस तरह से समानांतर होना चाहिए, लेकिन ये मेरा 3 जो ऑप्शन है ये गलत हो गया, ठीक है। लंबवत नहीं होना चाहिए, लंबवत होगा कैसे, अरावली पर्वत अगर ऐसे रहेगा तो हमारा जो मानसून जाएगा ऐसे, तो ये तो टकरा ही गया, ठीक है, लंबवत नहीं ना है, ये तो समानांतर है ना, जैसे ये अरावली पर्वत है, इस हिसाब से हमारा जो मानसून है इस तरह से निकल जाता है,
ठीक है, इस तरह से निकल जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। यहाँ पे क्या कर रहा है, लंबवत है, यानी ये अरावली पर्वत है, हमारा मानसून जाता है तो कट जाता है, तो इस प्रकार नहीं ना है, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत है, यानी कह रहा है कि उपयुक्त में से सही कौन है, तो केवल 1 और 2 मेरा इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम इस आधार पे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तभी हमारा आंसर सही हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ठीक है। तो भारतीय मानसून के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय कृषि का लगभग 55% जो प्रत्यक्ष रूप से मानसून पर निर्भर है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय कृषि अत्यधिक निर्भर है मानसून पे, और मानसून जिस समय नहीं होता है उस समय हमारे कृषि नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस समय हमारे घाटा हो जाता है हमारे भारतीय किसान के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जुआ कहा जाता है। तो ये जो कथन है सही पूछ रहा है, दोनों सही हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित को दक्षिण से उत्तर की अनुस्थिति या अभिन्यास की व्यवस्थित कीजिए। कह रहा है कि जो भारतीय उत्तरी मैदान है, ठीक है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर कह रहा है। दक्षिण से उत्तर का मतलब क्या होगा, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया। तो कह रहा है कि जो उत्तरी मैदान के जो कई सारे भागों में बांटा गया है, जैसे खादर, बांगर, भावर, तराई, इस सब क्षेत्रों में बांटा गया है, तो सबसे नीचे कौन सा है, उसके बाद ऊपर इस तरह से सबसे उत्तर में कौन है। तो आपको बता दूं कि सबसे उत्तर में होगा भावर होगा, सबसे दक्षिण में होगा खादर होगा। तो यानी खादर का ये स्थिति हो गया, ये बांगर का स्थिति है, ये तराई का स्थिति है, और ये जो है भावर की स्थिति है। तो इस प्रकार जो मेरा आंसर होगा, यानी 4 पहले होगा, फिर 3 होगा, फिर 2, यानी 4 3 2 सॉरी 1 है ना, 1 पहले तराई आएगा मतलब ना भावर आएगा, तो यानी ये 2, 4 3 1 2, किस में ऑप्शन है मेरा 4 3 1 2, यानी डी आंसर है। इस प्रकार से मेरा ये आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में विस्तारित है। पूर्वी घाट के बारे में पूछ रहा है, तो पश्चिम बंगाल नहीं, तेलंगाना यस, आंध्र प्रदेश यस, केरल नहीं। तो यानी मेरा जो आंसर होगा 2 और 3 होगा। इस तरह से आंसर मेरा क्या हो गया, सही उत्तर पूछ रहा था, तो इस प्रकार से मेरा बी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर हम 28 देखते हैं कि कयाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कयाल क्या होता है जानते हैं, यानी पक्ष जल, जो बैक वाटर होता है, बैक वाटर से जो बनने वाले जो झीलें हैं उसे कयाल कहते हैं, ठीक है। जैसे खारे पानी की झील लेगून भी उसे कहा जाता है। तो कह रहा है कि ये ताजे पानी के लेगून है जो पश्चिम बंगाल तक से दूर पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। यानी लेगून झील जो केरल में कयाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यानी ये गलत हो गया, ये मेरा स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है कयाल केवल भारत के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। यह केवल यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों पे पाया जाता है। इस प्रकार से कह रहा है सही कौन है, तो यानी मेरा जो आंसर हो जाएगा, है ना, ये डी आंसर हो जाएगा, 28 का डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन्हें पृथक करता है। तो आपको बता दूं कि मिनिक्वाय और लक्षद्वीप, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन आगे के ऑप्शन देखते हैं, अगावती, अकरावती, काल्पनी और मिनिक्वाय, ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे काल्पनी जो है और मिनिक्वाय दोनों को बीच 9 डिग्री चैनल है। यहाँ पे लक्षद्वीप दिया गया है, तो लक्षद्वीप जो है, मिनिक्वाय जो लक्षद्वीप है वह कई सारे द्वीपों का समूह है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में मिनिक्वाय भी आता है, काल्पनी भी आता है, कवरत्ती भी आता है, ठीक है। तो लेकिन एक्चुअल में जो है काल्पनी और मिनिक्वाय के जो बीच है वह 9 डिग्री चैनल है। ये इस तरह का आंसर है होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 30। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है क्या है, तो नेपाल हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। दिहांग नदी भारत में किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। तो नेपाल हिमालय, आपको हम कल के क्वेश्चन में बताए थे कि भारत को जो पश्चिम से पूरब की ओर 4 भागों में बांटा गया है। जैसे ये हिमालय हो गया, ठीक है, 1 2 3 ये हो गया 4, ठीक है। तो आपको बता दूं कि नेपाल हिमालय ये है मेरा नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय जो है वह काली नदी और तीस्ता नदी के, ये हो गया काली नदी और ये हो गया तीस्ता नदी, इन दोनों के बीच मेरा जो है वह नेपाल हिमालय आता है। तो इस प्रकार से ये दिहांग नदी आ गया, दिहांग नदी जो है मेरा यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा स्टेटमेंट जो हो गया गलत हो गया, है ना। उस प्रकार इसी आगे देखते हैं कि जो कुमायूं हिमालय सतलज
और काली नदी के बीच है। तो कुमायूं हिमालय मेरा ये है, ठीक है, कुमायूं। तो और ये जो है सतलज नदी है और ये है काली नदी, तो दोनों के बीच कुमायूं हिमालय, ये बिल्कुल सही है मेरा। उसी प्रकार देखेंगे कि अगर असम हिमालय का सीमांकन काली और तीस्ता नदी द्वारा निर्धारित होती है, तो असम हिमालय मेरा ये हो गया, असम हिमालय। तो ये कौन सा है, ये मेरा है तीस्ता और ये है ब्रह्मपुत्र। यहाँ क्या कह रहा है कि काली नदी, इस हिसाब से ये गलत हो गया, ठीक है। काली नदी तो ये है, ठीक है, ये सतलज नदी है, तो इस प्रकार से ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। ये मेरा कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये कौन है, तो तीस्ता नदी। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है मेरा कौन, असम हिमालय, है ना। इस प्रकार से ये मेरा, तो केवल आंसर क्या होगा, 2 आंसर होगा, सही आंसर पूछ रहा था ना, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। क्या कह रहा है कि मानसून के निर्वतन, निर्वतन क्या होता है, यानी घटने, यानी पीछे हटने के कारकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल है, कौन से शामिल है। तो कह रहा है कि उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत के तापमान में कमी आना, बिल्कुल सही है। जब उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान की कमी आ जाती है तो वहां अधिक उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो मानसून होगा पीछे हटेगा, क्योंकि वो निम्न दाब की ओर आएगा। इसी हिसाब से जब निम्न वायु, कह रहा है कि अगला स्टेटमेंट है निम्न वायु दाब का कमजोर होना, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जब गर्मी वहां था तो क्या था कि वहां भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा था, ठीक है। तो हिंद महासागर में क्या था, उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा था, क्योंकि ठंडी था वहां। तो इस वजह से क्या हो गया कि जब सूरज की किरणें जब नीचे की ओर, दक्षिण की ओर आने लगता है, तो क्या हो कि जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वो कमजोर पड़ने लगता है और उच्च वायुदाब उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार से ये मेरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका कह रहा है कि सही उत्तर को चुनने के लिए कह रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है कि भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा होती है, ये बिल्कुल सही है। तमिलनाडु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं द्वारा होती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या कह रहा है, वो कथन सही चुनने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो सही कौन है, तो मेरा दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अगर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा 33, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न कथनों में से कौन सा से सही नहीं है, सही के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो शीतकालीन पछुआ पवनें ही उत्तरी भारत के मैदान में वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो कह रहा शीतकालीन पवनें, नहीं, बिल्कुल गलत है ना। उत्तर भारत के मैदान में शीतकालीन पवनें कब आती है, ये इससे क्या होता है, उत्तर पूर्वी मानसून होती है। तो इस हिसाब से ये मेरा गलत है, क्योंकि उत्तरी भारत के मैदान में कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ठीक है। इस हिसाब से पछुआ विक्षोभ भूमध्य सागरीय चक्रवात है, ये बिल्कुल सही है। उस उपोष्ण चक्रवात जेट स्ट्रीम पश्चिमी हिमालय में हिमपात के लिए एक उत्तरदायी कारक है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और अरब सागर से शीतकाल के प्रारंभ में उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है, ये भी सही है। तो कह रहा है क्या सही नहीं है, तो केवल एक मेरा आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सभी गलत है, ये मेरा सही है, केवल एक, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि निम्न कथनों का परीक्षण करें। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से जून से जुलाई तक मानसून से होने वाली वर्षा का लगभग 70% से अधिक वर्षा होती है। जून से जुलाई नहीं, मध्य सितंबर तक, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है कि यहाँ पे मध्य सितंबर यानी मिड सितंबर होना चाहिए था, ठीक है। उसमें लगभग 70 से 80% वर्षा होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जुलाई की वजह से। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 20% होता है, ये भी गलत है, 20 नहीं, लगभग 10% वर्षा होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये गलत हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या कह रहा है कि सही कौन है, तो सही मेरा दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 34 तक ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 50 है, ठीक है। तो 17 या 51 17 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हम 3 एपिसोड में इसको बांट करके हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसीलिए आज का जो एपिसोड 9 था वो मेरा कंप्लीट हुआ। अगर आप वीडियो को पूरे देखे हैं तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाले जितनी वीडियो होंगे आप तक पहले पहुंचेगा, आप उसको अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।